So in today's class we'll be discussing about another important topic, that is rectal carcinoma. तो कार्सिनोमा की इंसिडेंस विद द टाइम बढ़ता जा रहा है और इसमें खासतौर से रेक्टल कार्सिनोमा की इंसिडेंस की बात करें तो डे टू डे लाइफ के अंदर जिस तरह से हमारा इंटेक होता है फूड का, उसकी वजह से या हमारी जो सेडेंटरी लाइफ है उसकी वजह से रेक्टल कार्सिनोमा की इंसिडेंस में भी एक प्रोग्रेशन देखा गया है। रेक्टल कार्सिनोमा की इंसिडेंस भी बढ़ रहा है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि रेक्टल कार्सिनोमा क्यों होता है, रेक्टल कार्सिनोमा को हम कैसे डायग्नोज कर सकते हैं और रेक्टल कार्सिनोमा में क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या होगा, किन लोगों में रेक्टल कार्सिनोमा पॉसिबल है, इसके अलावा कौन कौन से टाइप है रेक्टल कार्सिनोमा के वो डिस्कस करेंगे और फर्दर क्लासेस जो हमारी होगी उसमें इन्वेस्टिगेशन भी डिस्कस करेंगे और डिफरेंशियल डायग्नोसिस भी रहेगा। रेक्टल कार्सिनोमा की इंसिडेंस की अगर हम बात करें तो 3% केसेस के अंदर मल्टीपल साइट पे लेजन बनेगा। रेक्टल कार्सिनोमा का जो लेजन होगा मल्टीपल साइट पे होगा। प्री मैलिग्नेंट लेजन के अंदर मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन होगा, उसके नतीजे में रेक्टल कार्सिनोमा डेवलप होगा। तो अगर हम रेक्टल कार्सिनोमा की बात करें तो मेजॉरिटी ऑफ दी कंडीशन में जो ओरिजिन होगा प्री एग्जिस्टिंग लेजन से होगा। और प्री एग्जिस्टिंग लेजन कौन सा होगा? एडिनोमा हो सकता है या पेपिलोमा होगा। और पेपिलोमा में भी ट्यूबुलर टाइप, पेपिलोमा के अलग अलग टाइप्स है, विलस टाइप है, पेडेंकुलेटेड है और ट्यूबुलर टाइप है। एडिनोमा हम जब कहते हैं यानी ग्लैंडुलर टिश्यू के अंदर जो इन्लार्जमेंट होगा या ट्यूमर डेवलप होगा उसको हम बोलते हैं एडिनोमा। तो एडिनोमा के अंदर मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन होगा, उसके नतीजे में रेक्टल कार्सिनोमा डेवलप हो सकता है। पेपिलोमा जब कह रहे हैं यानी ये भी मैलिग्नेंट कंडीशन, प्री मैलिग्नेंट कंडीशन है जिसमें मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन होगा और अल्टीमेटली रेक्टल कार्सिनोमा डेवलप हो सकता है। यानी एनल वर्ज से 15 सेंटीमीटर प्रॉक्सिमल एरिया के अंदर अगर कोई ग्रोथ डेवलप होगा तो मेजॉरिटी ऑफ द कंडीशन में ये मैलिग्नेंट होता है। क्लियर? 95% केसेस के अंदर जो कार्सिनोमा रेक्टम होगा वो एडिनो कार्सिनोमा होगा। 95% केसेस के अंदर जो कार्सिनोमा डेवलप होगा वो किस तरह का होगा? एडिनो कार्सिनोमा। एडिनो कार्सिनोमा जो हम कह रहे हैं यानी ग्लैंडुलर इन्वॉल्वमेंट होगी, ग्लैंडुलर टिश्यू के अंदर यहाँ कार्सिनोमेटस लीजन डेवलप होगा या कार्सिनोमेटस चेंजेस आएंगे। ठीक है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक की हम बात करें तो ये कैरेक्टराइज होता है क्रोमोसोमल इनस्टेबिलिटी के थ्रू। क्रोमोसोमल इनस्टेबिलिटी होती है या माइक्रोसैटेलाइट इनस्टेबिलिटी नहीं देखी जाती, रेयर है। इटियोलॉजी की अगर हम बात करें तो जैसे कि हमने शुरू में डिस्कस किया था कि मेजॉरिटी ऑफ द कंडीशन में रेक्टल कार्सिनोमा डेवलप होता है प्री एग्जिस्टिंग लेजन से। तो प्री एग्जिस्टिंग लेजन में जैसे पॉलिप है, पॉलिप ये कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर? रेक्टल कार्सिनोमा के अंदर। विलस एडिनोमा है वो कन्वर्ट हो सकता है रेक्टल कार्सिनोमा की कंडीशन में। और विलस एडिनोमा होगा, इसमें चांसेस होते हैं मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन के 40% चांसेस हैं। तो विलस एडिनोमा होगा वो उसमें मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है 40% केसेस के अंदर। ठीक है, इसमें भी एक डिटरमाइनिंग फैक्टर है साइज। तो अगर विलस एडिनोमा का साइज मोर देन 2 सेंटीमीटर है तो 40% चांसेस है कि वो कार्सिनोमेटस होगा यानी मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन होगा। तो अगर विलस एडिनोमा है, विलस एडिनोमा का साइज मोर देन 2 सेंटीमीटर है तो 40% चांसेस है कि वो मैलिग्नेंट हो। तो इससे आप इन्फ्रेंस निकाल सकते हैं कि सपोज करिए आपने रिपोर्टिंग कराई, कोलोनोस्कोपी कराया या बायोप्सी कराई या आपने कोई इन्वेस्टिगेशन कराया जिसकी मदद से आप देख पा रहे हैं कि वहाँ एक ग्रोथ है जिसका साइज मोर देन 2 सेंटीमीटर है और नेचर आपने पता किया बायोप्सी से तो वो एडिनोमा था और ख़ासतौर से विलस एडिनोमा था। तो विलस एडिनोमा जिसका साइज मोर देन 2 सेंटीमीटर है, 40% चांसेस है कि मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन होगा उसके अंदर। तो आप फर्दर बायोप्सी या हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी से उसको कंफर्म कर सकते हैं या वहाँ विजिलेंट हो सकते हैं जहाँ एडिनो कार्सिनोमा है, विलस टाइप ऑफ एडिनो कार्सिनोमा है। तो चूंकि हमने यहाँ डेटा डिस्कस किया, इस डेटा के बिहाफ पे आपने ये समझ लिया कि 40% केसेस जो विलस एडिनोमा है वो मैलिग्नेंट हो सकता है अगर साइज उसका 2 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा। या अल्सरेटिव कोलाइटिस के नतीजे में भी, अल्सरेटिव कोलाइटिस का जो प्री एग्जिस्टिंग लेजन होगा या जहाँ पे अल्सरेटिव कोलाइटिस की कंडीशन डेवलप हुई है उसमें भी लॉन्ग स्टैंडिंग अल्सर अगर है तो वो कन्वर्ट हो सकता है कार्सिनोमा के अंदर। यानी अल्सरेटिव कोलाइटिस हम कह रहे हैं, इसका मतलब है सिर्फ कोलोन के अंदर इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, यानी अल्सरेटिव कोलाइटिस की कंडीशन ओरल कैविटी से लेकर एनल एरिया के अंदर किसी भी साइट को इन्वॉल्व कर सकता है। तो अगर एनल एरिया के अंदर भी अल्सरेटिव लेजन बना हुआ है तो वो लॉन्ग स्टैंडिंग अगर केस है तो उसमें अल्सरेटिव लेजन कन्वर्ट हो सकता है मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन में, यानी मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। क्लियर है? इसके अलावा क्रोन्स डिजीज अगर है वो भी अगर रेक्टम और एनल कनाल को अफेक्ट कर रहा है तो इसमें भी मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। तो जो कुछ भी हमने अब तक डिस्कस किया इससे चीज़ें बात समझ में आ गई कि रेक्टल कार्सिनोमा प्राइमरी तौर पर रेक्टल कार्सिनोमा बहुत कम उसके इंसिडेंस है, मेजॉरिटी ऑफ जो इंसिडेंस होता है प्री एग्जिस्टिंग लेजन से।
प्री एग्जिस्टिंग लेजन है उसमें मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन होगा और फाइनली रेक्टल कार्सिनोमा डेवलप हो जाता है। अब हम बात करेंगे उन फैक्टर्स की जो प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स हैं। प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर में सबसे कॉमन फैक्टर है इंजेक्शन ऑफ रेड मीट। रेड मीट अगर कोई इंटेक कर रहा है और बहुत फ्रिक्वेंटली इंटेक कर रहा है तो ये प्रीडिस्पोज कर सकता है कि इसके लिए रेक्टल कार्सिनोमा के लिए। इसके अलावा सैचुरेटेड फैटी एसिड का इस्तेमाल अभी भी बहुत चलन में है। रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल करते हैं, मल्टीपल फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं, तो ये सैचुरेटेड फैटी एसिड किसी भी फॉर्म में ले रहे हैं तो वो कार्सिनोमा को प्रीडिस्पोज करेगा। तो सिर्फ रेक्टल कार्सिनोमा को ही प्रीडिस्पोज नहीं करता, जीआईटी से जो अदर कार्सिनोमा है, जीआईटी से रिलेटेड जितने भी कार्सिनोमा है उसमें रेड मीट का और साथ साथ में जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं उनका रोल है। तो सैचुरेटेड फैटी एसिड चाहे किसी भी फॉर्म में ले रहे हैं वो प्रीडिस्पोज कर सकता है रेक्टल कार्सिनोमा के लिए। ऐसे ही रेड मीट का अगर कंजप्शन ज़्यादा है तो वो रिस्क को बढ़ाता है। इसके बरक्स अगर हम बात करें जो उन डाइट की जो प्रोटेक्टिव इफेक्ट डालता है, तो हाई फाइबरस डाइट बेसिकली प्रोटेक्टिव इफेक्ट डालता है और प्रोटेक्टिव इफेक्ट किससे? रेक्टल कार्सिनोमा से। तो ये रिस्क को रिड्यूस करेगा। अगर हाई फाइबरस डाइट इंटेक है तो रेक्टल कार्सिनोमा या जीआईटी के जितने भी कार्सिनोमाज हैं उसको आप प्रिवेंट कर सकते हैं हाई फाइबरस डाइट से। अल्कोहल कंजप्शन है या स्मोकिंग है, ये दोनों ही कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है जो अदर टाइप ऑफ द कार्सिनोमा है उसके साथ साथ रेक्टल कार्सिनोमा को भी ये प्रीडिस्पोज करेगा। फैमिली हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो रेक्टल कार्सिनोमा की कंडीशन में फर्स्ट डिग्री रिलेटिव में अगर किसी को कार्सिनोमा है, फर्स्ट डिग्री रिलेटिव को अगर कार्सिनोमा है तो यहाँ 20 टाइम रिस्क ज़्यादा होता है ऐसे इंडिविजुअल के अंदर जिसके फर्स्ट डिग्री रिलेटिव के अंदर कार्सिनोमा की हिस्ट्री रही है। तो अगर किसी के फर्स्ट डिग्री रिलेटिव के अंदर कार्सिनोमा की हिस्ट्री रही है तो उसमें 20% ज़्यादा चांसेस है कार्सिनोमा रेक्टम डेवलप होने के एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल इंडिविजुअल। ठीक है, जहाँ कोई हिस्ट्री नहीं है। रेक्टल कार्सिनोमा का एक एसोसिएशन देखा जाता है कि उस इंडिविजुअल के अंदर किसी अदर साइट पे कार्सिनोमा डेवलप हुआ है तो उस कार्सिनोमा के नतीजे में रेक्टल कार्सिनोमा डेवलप हो सकता है। तो इस डेटा को हम समझने की कोशिश करेंगे। अगर सेम इंडिविजुअल के अंदर एंडोमेट्रियम में कार्सिनोमा डेवलप हुआ, सीए एंडोमेट्रियम है, तो यहाँ 40% चांसेस है कि उसे रेक्टल कार्सिनोमा भी डेवलप हो जाए। सीए स्टमक है तो यहाँ 20% चांसेस हैं कि उसे रेक्टल कार्सिनोमा डेवलप हो जाए। बिलियरी ट्री से रिलेटेड कोई कार्सिनोमा की कंडीशन है तो यहाँ भी 20% चांसेस है कि रेक्टल कार्सिनोमा डेवलप हो जाए। सीए ओवरी है तो ये भी रिजल्ट कर सकता है 10% केसेस के अंदर रेक्टल कार्सिनोमा। यानी अगर सेम इंडिविजुअल के अंदर किसी अदर पार्ट के अंदर कार्सिनोमा है तो उसमें प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कार्सिनोमा की। जिनमें पहले से कार्सिनोमा है उनमें ज़्यादा विजिलेंट होने की ज़रूरत है, उनको रेगुलर मॉनिटर करने की ज़रूरत है ताकि अगर उसकी इंसिडेंस है तो अर्ली डायग्नोस हो जाए। क्लिनिकल फीचर्स की हम बात करेंगे तो रेक्टल कार्सिनोमा की अगर हम बात करें तो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन सिमिलर है जो मिमिक कर सकता है मल्टीपल एनोरेक्टल कंडीशन से, एनोरेक्टल डिजीज से। तो इसमें अर्लीस्ट सिम्टम जो होता है कार्सिनोमा की कंडीशन है ब्लीडिंग पर रेक्टम का होगा। तो ब्लीडिंग पर रेक्टम ये अर्लीस्ट क्लिनिकल फीचर है किसके लिए? रेक्टल कार्सिनोमा के लिए। ये मिमिक कर सकता है हेमरोइड से। हेमरोइड की कंडीशन में ब्लीडिंग होती है और रेक्टल कार्सिनोमा की कंडीशन में ब्लीडिंग होती है। तो अक्सर क्या होता है अर्ली स्टेज के अंदर हम इसे हेमरोइड या फिशर समझकर डायग्नोस करते हैं और उसका ट्रीटमेंट करते हैं। तो अर्लीस्ट सिम्टम्स की अगर हम बात करें रेक्टल कार्सिनोमा की तो अर्लीस्ट सिम्टम है ब्लीडिंग पर रेक्टम। यहाँ फ्रैंक ब्लड पास होगा या मिक्स्ड विथ फिकल कंटेंट पास होगा ब्लड, पेनलेस ब्लीडिंग होगी। तो इसके बिहाफ पे आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। रेक्टल कार्सिनोमा की कंडीशन में ब्लीडिंग जो होती है पेनलेस ब्लीडिंग होती है, जबकि रेस्ट ऑफ द कंडीशन चाहे हेमरोइड हो या फिशर हो वहाँ सर्टेन अमाउंट ऑफ डिस्कम्फर्ट रहता है। फिशर तो बहुत पेनफुल होता है, तो फिशर की कंडीशन में आप उसको डायग्नोस कर सकते हैं ऑल बिकॉज ऑफ द सिम्टम्स, ऑल बिकॉज ऑफ द इट्स अपीयरेंस। पर अगर हेमरोइड की बात करें तो हेमरोइड में स्लाइट डिस्कम्फर्ट होता है, वहाँ बल्ज आउट होगा, हेमरोइडल बल्ज से दिखेगा। रेक्टल कार्सिनोमा की कंडीशन में जो ब्लीडिंग होगी वो पेनलेस ब्लीडिंग होगी, यहाँ मैसिव ब्लीडिंग नहीं होती। एक और क्लिनिकल फीचर है जिसको बोलते हैं स्पूरियस डायरिया। तो स्पूरियस डायरिया इज बेसिकली क्लिनिकल और कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द रेक्टल कार्सिनोमा। इसमें क्या होगा? अर्ली मॉर्निंग डायरिया होगा पेशेंट को। स्पूरियस डायरिया की कंडीशन में अर्ली मॉर्निंग डायरिया की कंप्लेन होगी। पेशेंट कंप्लेन क्यों होती है? डायरिया की कंप्लेन इस वजह से होती है जो म्यूकस अकुमुलेशन होगा, जो म्यूकस डिस्चार्ज होगा रेक्टल कार्सिनोमा की कंडीशन में वो रेक्टम के अंदर अकुमुलेट होगा और जब पेशेंट सुबह अर्ली मॉर्निंग में उठता है तो उसको रश करना पड़ता है टुवर्ड्स द वॉशरूम। तो इस तरह की कंडीशंस को हम बोलते हैं स्पूरियस डायरिया। यानी यहाँ पेशेंट अर्ली मॉर्निंग में उठेगा और उसको रश करके वॉशरूम जाना पड़ता है और जब वॉशरूम जाता है तो इसी कंडीशन में
स्मॉल अमाउंट ऑफ फिकल कंटेंट पास होगा और लार्ज अमाउंट ऑफ म्यूकस मिक्स ब्लड पास होगा। तो म्यूकस मिक्स विद द ब्लड पास होगा और जब पेशेंट डेफिकेट करेगा उसके बाद भी इनकम्प्लीट इवैक्यूएशंस का सेंस वहां परसिस्ट करेगा। स्पूरियस डायरिया की कंडीशन में फाउल स्मेलिंग डायरिया होगा, फाउल स्मेलिंग डायरिया होगा, ब्लड मिक्स डायरिया होगा। तो ये क्लिनिकल फाइंडिंग है रेक्टल कार्सिनोमा के लिए। नेक्स्ट कंप्लेन जो हो सकती है वो कंप्लेन है कॉन्स्टिपेशन की। कॉन्स्टिपेशन और नॉर्मल कंडीशन में कॉन्स्टिपेशन और रेक्टल कार्सिनोमा की कंडीशन में कॉन्स्टिपेशन में फ़र्क है। यहाँ इंक्रीजिंग कॉन्स्टिपेशन होगा। इंक्रीजिंग कॉन्स्टिपेशन का मतलब ये है कि पेशेंट को डेफिकेट करने के लिए या बॉयल को रेगुलेट करने के लिए इंक्रीजिंग अमाउंट में परगेटिव्स या लैक्सेटिव को लेने की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ भी इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन का सेंस परसिस्ट करता है। ऑल्टर्ड बॉयल हैबिट की कंडीशन देखी जा सकती है। टेनिस्मस ये एक क्लिनिकल फाइंडिंग होगी रेक्टल कार्सिनोमा की कंडीशन में। टेनिस्मस में बेसिकली पेनफुल स्ट्रेनिंग के बाद फिकल कंटेंट पास होता है। टेनिस्मस वो कंडीशन है जिसमें पेशेंट को डेफिकेट करना होता है। डेफिकेट करने के अंदर वो स्ट्रेन करता है, पेनफुल स्ट्रेनिंग होती है। स्ट्रेनिंग के बाद भी जो अमाउंट होगा, जिस अमाउंट में वो स्ट्रेन कर रहा है, उस अमाउंट के कॉरस्पॉन्डिंग फिकल कंटेंट पास नहीं होता और यहाँ भी एक सर्टेन अमाउंट ऑफ इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन का सेंस परसिस्ट करता है। और ये सिम्टम्स खासतौर से ज़्यादा कॉमन है जब स्ट्रक्चर डेवलप हो गया है। ब्लडी स्लिम की कंडीशन देखी जा सकती है। यहाँ पेशेंट अटेम्प्ट करता है डेफिकेट करने के लिए, पर यहाँ म्यूकस मिक्स्ड विद द ब्लड पास होता है। इस तरह की कंडीशंस को हम बोलते हैं ब्लडी स्लिम। लॉस ऑफ एपेटाइट की कंडीशन हो सकती है। लॉस ऑफ वेट, खासतौर से अगर सेकेंडरी इन्वॉल्वमेंट है तो लॉस ऑफ वेट की कंप्लेन होगी। ऐसे ही एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो सकता है। एब्डोमिनल डिस्टेंशन तब होगा जब ऑब्स्ट्रक्शन डेवलप हो जाएगा, यानी एनुलर टाइप ऑफ द लेजन कंप्लीटली इसको इंसर्कल कर दे, रेक्टल कार्सिनोमा की सर्कमफ्रेंस को, होल सर्कमफ्रेंस को इन्वॉल्व करेगा। तो ऐसी कंडीशन में वहाँ स्ट्रक्चर डेवलप होगा। कंप्लीट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर डेवलप होगा तो फाइनली ऑब्स्ट्रक्शन डेवलप होगा। तो ऑब्स्ट्रक्शन के नतीजे में यहाँ डिस्टेंशन डेवलप हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कुछ क्लिनिकल फाइंडिंग है और कुछ इसके अंदर सिम्टम्स है जिसके बिहाफ पे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लेजन किस जगह पे है। तो कॉन्स्टिपेशन की कंप्लेन होगी, खासतौर से अगर लेजन कहाँ प्रेजेंट है, रेक्टोसिग्मॉइड जंक्शन पे। कॉन्स्टिपेशन की कंप्लेन होगी रेक्टल कार्सिनोमा की कंडीशन में अगर लेजन कहाँ प्रेजेंट है, रेक्टोसिग्मॉइड एरिया पे। ब्लीडिंग की कंप्लेन होती है खासतौर से अगर कलीफ्लावर टाइप ऑफ द लेजन है तो इसमें ब्लीडिंग की कंप्लेन होगी। टिनिस्मस होगा, रेक्टोसिग्मॉइड स्ट्रक्चर अगर डेवलप होगा तो टिनिस्मस की कंडीशन देखी जाएगी। अर्ली मॉर्निंग स्पूरियस डायरिया होगा, ग्रोथ अगर एम्पुला ऑफ द रेक्टम के साइड पे प्रेजेंट है। ऐसे ही ब्लडी स्लिम होगा अगर ब्लडी स्लिम की कंडीशन, जैसे हमने इससे पहले डिस्कस किया है कि ब्लडी स्लिम वो कंडीशन है जिसमें ब्लड मिक्स विद द म्यूकस पास होता है। शियाटिक पेन हो सकता है अगर सेक्रल प्लेक्सस की इन्वॉल्वमेंट होगी। एब्डोमिनल डिस्टेंशन होगा जब लार्ज बबल ऑब्स्ट्रक्शन होगा। लॉस ऑफ डी वेट होगा लिवर सेकेंडरीज की कंडीशन में। और स्ट्रेंगरी की कंडीशन देखी जा सकती है अगर इन्फिल्ट्रेशन किस में है, एंटीरियर पार्ट में जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ब्लाडर है, अगर ब्लाडर की इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी तो पेशेंट को, जहां हम टिनिस्मस डिस्कस कर रहे थे, वैसे ही स्ट्रेंगरी की कंडीशन डेवलप हो सकती है। टाइप ऑफ द रेक्टल कार्सिनोमा की अगर हम बात करें तो मल्टीपल टाइप्स हैं इसके। तो फर्स्ट टाइप है प्रोलिफरेटिव वैरायटी। प्रोलिफरेटिव वैरायटी जो रेक्टल कार्सिनोमा का वो जो पार्ट होगा वो इन्वॉल्व करेगा रेक्टल एम्पुला को। अल्सरेटिव वैरायटी जो रेक्टल कार्सिनोमा की कंडीशन है ये डेवलप होगा एम्पुला पे, एम्पुला ऑफ द रेक्टम पे। एनुलर वैरायटी ये भी पेल्वी रेक्टल जंक्शन होगा, यहाँ डेवलप होता है, या रेक्टोसिग्मॉइड जंक्शन है वहाँ डेवलप होता है। ठीक है। और एनुलर वैरायटी की कंडीशन में इंक्रीजिंग कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन देखी जाती है। डिफ्यूज टाइप ऑफ द जो रेक्टल कार्सिनोमा है डेवलप होगा खास तौर से जो अल्सरेटिव कोलाइटिस की कंडीशन है और उसमें मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है तो वहाँ जो लेजन बनेगा वो डिफ्यूज टाइप ऑफ द लेजन बनेगा। ठीक है। तो जो टाइप यहाँ हमने मैक्रोस्कोपिक जब कह रहे हैं इसका मतलब है जिससे आप इजीली देख सकते हैं, आपको किसी एड की जरूरत नहीं पड़ रही है, किसी डिवाइस की जरूरत नहीं पड़ रही है, माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं पड़ रही है, आप सिंपली उसको देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि लेजन किस तरह का है। तो माइक्रोस्कोपिक यानी रेक्टल कार्सिनोमा को हम दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं। मैक्रोस्कोपिक यानी उसकी फिजिकल अपीयरेंस क्या है, और माइक्रोस्कोपिक यानी हिस्टोपैथोलॉजिकल अपीयरेंस क्या है। ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग रेक्टल कार्सिनोमा को हम डिवाइड कर सकते हैं कॉलुमनार सेल एडिनोकार्सिनोमा, यानी यहाँ कार्सिनोमा डेवलप होगा किससे, कॉलुमनार सेल के अंदर मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन होगा। कोलोइडल सेल कार्सिनोमा और स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा की कंडीशन में जो ग्रोथ डेवलप हो रही है उसके अंदर सेल का पैटर्न क्या है। अगर आप सेल को इजीली आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे डिफरेंशिएटेड,
कई बार होता है कि हम कुछ सेल्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, कुछ सेल को नहीं आइडेंटिफाई कर रहे हैं, इस तरह की कंडीशंस को बोल लेंगे पुअरली डिफरेंशिएटेड या मॉडरेटली डिफरेंशिएटेड। तो यही रिपोर्ट में लिख के आता है कि कार्सिनोमा की जब हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी की रिपोर्ट आप देखते हैं तो वहाँ लिख के आएगा कि पुअरली डिफरेंशिएटेड है या मॉडरेटली डिफरेंशिएटेड है। तो यहाँ वेल डिफरेंशिएटेड यानी जो कार्सिनोमा की कंडीशन, रेक्टल कार्सिनोमा की कंडीशन में 10% केसेस के अंदर आप जिस सेल से कार्सिनोमा का ओरिजिन हुआ है, जिस सेल्स में मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, वो आइडेंटिफाई कर पाओगे। ऐसे ही मॉडरेटली डिफरेंशिएटेड यानी जिसमें कुछ सेल्स ऐसे हैं जिसको आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, कुछ सेल्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं। तो 65% केसेस के अंदर जो रेक्टल कार्सिनोमा में हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी के बाद जो आप सैंपल रिसीव करोगे, जिसकी हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी करोगे, उसके बाद 65% केसेस के अंदर कुछ सेल्स को आइडेंटिफाई कर पाएंगे, कुछ सेल को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। अनडिफरेंशिएटेड का मतलब है आप किस सेल से कार्सिनोमा की ओरिजिन है उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे, यानी 25% केसेस के अंदर आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। जो नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है, जो पैथोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, उसके अकॉर्डिंग एनुलर टाइप है, पॉलीपोलाइडल टाइप है, अल्सरेटिव लेजन है, ठीक है। तो वन बाय वन इनको भी हम डिस्कस करेंगे, आगे की भी इसकी फर्दर टाइप्स हैं। तो फिलहाल एनुलर वेराइटी जो होगा ये कॉमन होगा रेक्टोसिग्मोइडल जंक्शन पे, यानी जहाँ पे एनुलर टाइप का अपनी रिंग लाइक लेजन बनेगा। रेक्टल कार्सिनोमा की वो कंडीशन जिसमें रिंग लाइक यानी एक एनुलर लेजन बनेगा, ये कॉमन है किस साइड पे, रेक्टोसिग्मोइडल जंक्शन पे कॉमन है। यहाँ कॉन्स्टिपेशन की कंप्लेन होगी या इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन डेवलप हो सकता है। अगर हम बात करें कंप्लीट सर्कल करने में, यानी सर्कमफ्रेंस रेक्टम की जो होल सर्कमफ्रेंस को कवर करने में कितना टाइम लगता है, तो इसमें सालों लग सकता है कंप्लीट सर्कमफ्रेंस को इनसर्कल करने में। पॉलीपोलाइडल लेजन की कंडीशन में यहाँ जो लेजन बनेगा एम्पुला के साइड पे बनेगा। अल्सरेटिव जो लेजन है जो रेक्टल कार्सिनोमा की कंडीशन में डेवलप होगा, कहीं भी हो सकता है रेक्टम के अंदर। यहाँ रेस्ड एजेस होंगे, एजेस क्या होंगे, रेस्ड होंगे। और नेक्स्ट जो वैरायटी है डिफ्यूज वैरायटी, तो डिफ्यूज वैरायटी जनरली डेवलप होता है, यह सिमिलर होगा लिनाइटिस प्लास्टिका की कंडीशन जैसी। लिनाइटिस प्लास्टिका वो कंडीशन है जो कंडीशन में गैस्ट्रिक अल्सर जो फॉर्म होता है उसमें एक अपीयरेंस होती है जहां इलास्टिसिटी लॉस हो जाती है गैस्ट्रिक म्यूकोजा की। तो ये सिमिलर है लिनाइटिस प्लास्टिका से। यहाँ अल्सरेटिव कोलाइटिस में ये डेवलप होगा और ऐसे ही यहाँ इस डिजीज़ की प्रोग्रेशन जो है या प्रोग्नोसिस है, पुअर प्रोग्नोसिस है इसकी। कोलाइडल वैरायटी रेयर है और इसमें एक जिलेटिनस, अगर हम कोलाइडल वैरायटी कार्सिनोमा की बात करें तो जो सेल यहाँ प्रेजेंट होगा उसके अंदर एक जिलेटिनस मटेरियल प्रेजेंट होता है और ये जिलेटिनस मटेरियल बिकॉज ऑफ द म्यूकस प्रोडक्शन की वजह से होगा। ये यंग लोगों के अंदर होगा। म्यूकस जो हमने कहा था कि सेल के अंदर म्यूकस का डिपोजिशन होगा, इसके वजह से जो न्यूक्लियस होगा वो डिस्प्लेस होगा कॉर्नर पे या पेरिफेरी में। तो इस तरह की अपीयरेंस को बोलते हैं सिग्नेट रिंग कार्सिनोमा, यानी कार्सिनोमा की वो कंडीशन जिसमें सेल ऑक्यूपाइड हो जाएगा किससे, म्यूकस सिक्रेशन से, और जो न्यूक्लियस सेल के अंदर प्रेजेंट है वो पेरिफेरी में शिफ्ट हो जाएगा। इस तरह की अपीयरेंस को हम बोलते हैं सिग्नेट रिंग कार्सिनोमा, यानी ये फाइंडिंग किसकी है, सिग्नेट रिंग कार्सिनोमा की फाइंडिंग है। यहाँ भी प्रोग्नोसिस पुअर होगा। स्प्रेड ऑफ द कार्सिनोमा की हम बात करें तो कार्सिनोमा स्प्रेड हो सकता है, लोकल स्प्रेड यहाँ हो सकता है, लिम्फेटिक स्प्रेड हो सकता है, ऐसे ही हेमेटोजेनस स्प्रेड होगा और पेरिटोनियल स्प्रेड होगा। यानी 4 मोड के थ्रू रेक्टल कार्सिनोमा का स्प्रेड हो सकता है। करें लोकल स्प्रेड की, तो लोकल स्प्रेड की कंडीशन में इन्फिल्ट्रेशन होगा, ठीक है। तो लोकल इन्फिल्ट्रेशन होगा सर्कमफ्रेंशियली, यानी रेक्टम की जो सर्कमफ्रेंस होगी उसके डायरेक्शन में यहाँ स्प्रेड होगा और ये इन्वॉल्व करेगा म्यूकोजा और सब म्यूकोजा को, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल स्प्रेड जो होता है, या खास तौर से अगर लोकल स्प्रेड की हम बात करें तो लॉन्गिट्यूडनल स्प्रेड बहुत ज़्यादा नहीं होता। लॉन्गिट्यूडनल स्प्रेड रेक्टल कार्सिनोमा की कंडीशन में बहुत ज़्यादा नहीं होता। अगर हम ऑन एन एवरेज बात करें तो 1/4 ऑफ सर्कमफ्रेंस, यानी रेक्टम के 1/4 सर्कमफ्रेंस को कवर करने में 6 मंथ का टाइम लग जाता है। होल सर्कमफ्रेंस को कवर करने में 18 to 24 मंथ का टाइम लग जाता है इनसर्कल करने में। तो जब तक इनसर्कल नहीं करेगा, यानी होल सर्कमफ्रेंस की इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी, तब तक कोई सिम्टम डेवलप नहीं होता। तो एनुलर वैरायटी अगर हम बात करें, कॉन्स्टिपेशन एक कॉमनेस्ट फाइंडिंग है रेक्टल कार्सिनोमा की कंडीशन में, जहां पे एनुलर वैरायटी ऑफ द लेजन या एनुलर टाइप ऑफ द कार्सिनोमा डेवलप हो रहा है। तो शुरुआत होने के 24 मंथ तक पता ही नहीं चलता कि उसमें कोई प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि ये पेनलेस लेजन होता है। एक ही कंप्लेन होती है ऐसे पेशेंट के अंदर, वो होगा कॉन्स्टिपेशन का, और कॉन्स्टिपेशन तभी डेवलप होगा जब होल सर्कमफ्रेंस की इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी। तो होल सर्कमफ्रेंस को इन्वॉल्वमेंट में 18 to 24 मंथ का टाइम लगता है, और जब होल सर्कमफ्रेंस की इन्वॉल्वमेंट होगी तो एनुलर स्ट्रक्चर डेवलप हो जाएगा। और ये भी जो कॉमनेस्ट साइट जिसकी हम बात करें
वो है रेक्टोसिग्मॉइड जंक्शन। ये इन्वॉल्व कर सकता है मसल्स को, मसल कोड को इन्वॉल्व करेगा, और मसल कोड को जैसे ही इन्वॉल्वमेंट होगी, मसल के अंदर लिम्फेटिक चैनल्स हैं और वहाँ ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है, पहले सर्कमफ्रेंशियल ग्रोथ होगा, उसके बाद डीपर स्ट्रक्चर्स को इन्वॉल्व करेगा। डीपर स्ट्रक्चर में मसल है, म्यूकोजा, सब म्यूकोजा की इन्वॉल्वमेंट होती है, पर जैसे ही सर्कमफ्रेंस कवर होगा, अब इसका स्प्रेड होगा डीपर पार्ट के अंदर। डीपर पार्ट के अंदर मसल्स है, मसल्स की जैसे इन्वॉल्वमेंट होगी, मसल्स के अंदर लिम्फेटिक चैनल्स भी है और ब्लड वेसल्स भी है। तो जैसे ही जो मैलिग्नेंट टिश्यू है ब्रीच करेगा, किसको, मस्कुलर लेयर को ब्रीच करेगा, तो वो ब्रीच करेगा, वो एंटर होगा किसके अंदर, लिम्फेटिक चैनल्स के अंदर और ब्लड वेसल्स के अंदर एंटर होगा। तो यहाँ डिस्टेंट मेटास्टेसिस के चांसेस बढ़ जाएगा। यानी जब तक सिम्टम डेवलप होता है तब तक हेमेटोजेनस स्प्रेड हो चुका होता है, जब तक लिम्फेटिक स्प्रेड हो चुका होता है तो डिस्टेंट मेटास्टेसिस की कंडीशन एस्टेब्लिश हो जाती है। अगर हम स्प्रेड की बात करें तो स्प्रेड एंटीरियर साइट में अगर स्प्रेड होगा तो प्रोस्टेट को इन्वॉल्व करेगा, पेशेंट अगर मेल है, सेवानल वेसिकल को इन्वॉल्व कर सकता है, ब्लैडर को इन्वॉल्व कर सकता है, वेजाइना को फीमेल की कंडीशन में। पोस्टेरियरली अगर स्प्रेड होगा तो सेक्टरल प्लेक्सस को इन्वॉल्व करेगा और सेक्टरल प्लेक्सस की इन्वॉल्वमेंट की वजह से शियाटिका लाइक पेन डेवलप होगा। ठीक है। लिम्फेटिक स्प्रेड अगर होगा, लिम्फेटिक स्प्रेड तभी होगा जैसे हमने इससे पहले डिस्कस किया था, मस्कुलर लेयर की इन्वॉल्वमेंट होगी तो लिम्फेटिक स्प्रेड होगा। लिम्फेटिक स्प्रेड होने की कंडीशन में एपिपुलेक लिम्फ नोड है, उसकी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, पारा रेक्टल लिम्फ नोड है, उसकी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, इंटरमीडिएट लिम्फ नोड है, उनकी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, और इसमें पारायोटिक लिम्फ नोड की इन्वॉल्वमेंट भी हो सकती है। तो क्लास यहीं तक, नेक्स्ट क्लास में कुछ और डिस्कस करें।